रीना है। रीना एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती है। रीना के पास महंगे टॉयज, बैग्स और कपड़े हैं, पर रीना खुश नहीं है। ये रीना के पापा हैं, मनोज। मनोज जी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं। वैसे तो उनका ऑफिस नॉर्मल लोगों की तरह 9 to 5 ही है, पर मनोज जी घर पर लौटकर भी काम करते हैं। कभी कभार तो मनोज जी घर बहुत देरी से आते हैं। आज फिर से लेट? क्या करूं, क्लाइंट ने पार्टी दी थी। अच्छा है, आप पार्टीज अटेंड कीजिए। और यहाँ रीना आपका इंतजार करते करते गुस्से में सो गई। मेरा इंतजार? भला क्यों? आप ही ने तो उससे कहा था कि आप उससे उसके बर्थडे के लिए कपड़े दिलवाने ले जाओगे। ओह, मैं तो भूल ही गया। वैसे कितने दिन बचे हैं रीना के बर्थडे में? 4 दिन बचे हैं। मैं उसे कल ही ड्रेस दिलवाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप उसके लिए टाइम निकाल पाओगे। नहीं नहीं, मैं अपनी लाडली को ड्रेस खुद ही दिलवाऊंगा। उसे मेरी पसंद का ड्रेस चाहिए। तो फिर उसे ड्रेस मिलने से रहा। अगली सुबह मनोज ने अपनी लाडली को नींद से जगाया। सॉरी, पापा को माफ कर दो, अर्जेंट काम आ गया था। मैं तुम्हें परसों पक्का ड्रेस लेने ले जाऊंगा, और साथ ही हम वो नई कार्टून मूवी भी देखने जाएंगे। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। रीना 2 दिन तक बहुत खुश थी कि वो अपने पापा के साथ शॉपिंग करने जाएगी, पर 2 दिन बाद उसका मूड खराब हो गया। मम्मी, पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, जल्दी आ जाएंगे। रीना घड़ी की ओर देखती रही। 6 के 9 बज गए। पापा अब तक नहीं आए। उन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा, वो आ जाएंगे। पर पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था, अब तो सारे शॉप्स भी बंद हो जाएंगे। रीना रोते रोते अपने रूम में गई और रोते रोते ही सो गई। आधी रात को जब मनोज आया। रीना सो गई क्या? शायद रोते रोते अपने कमरे में तो गई थी। जब मनोज रीना के कमरे में पहुंचा तो वो अपने टैडी को पकड़कर सो रही थी। सो गई। अगली सुबह मनोज पैकिंग करने लगा। ये क्या, आप कहाँ जा रहे हैं? यार, कल क्लाइंट से इम्पोर्टेंट मीटिंग है दिल्ली में। पर कल तो रीना का बर्थडे है। डोंट वरी, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ये आप अपनी लाडली को समझाइए। रीना ने दरवाजे पर खड़े रहकर ये बात सुन ली और वो रोते रोते अपने रूम में चली गई। मनोज ने अपनी पत्नी की ओर देखा और फिर रीना की ओर। मनोज भी रीना के पीछे उसके रूम में गया। रीना बेटा, आई प्रॉमिस, मैं कल आ जाऊंगा। आपने ये भी प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ ड्रेस खरीदेंगे। बच्चा, बट ये पक्का वाला प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारे बर्थडे तक आ जाऊंगा, वरना तुम केक मत काटना। तभी रीना की मम्मी भी वहाँ आ गई। हाँ रीना, वरना तुम बिल्कुल केक मत काटना। रीना रो रही थी। अचानक उसे कुछ सूझा। पापा, आपकी एक दिन की सैलरी कितनी है? क्यों बेटा? बताओ ना पापा। शायद तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए, मुझे बोल दो, मैं ले आऊंगा। नहीं पापा, आप बताओ कि आप एक दिन में कितने रुपए कमा लेते हो? बताओ ना पापा। लगभग 1000 रुपए। ये सुनकर रीना ने अपने आंसू पोंछे और वो सीधा अपने मनी बैंक के पास गई और उसने वो मनी बैंक तोड़ दिया। ये क्या कर रही हो रीना? रीना ने पैसे गिनने शुरू कर दिए। 500, 600, 700, 800, 900। फिर वो अपने पापा के पास गई। पापा, मेरे पास 100 रुपीज कम है, वो मैं आपको बाद में दे दूंगी, पर इससे मैं आपका कल का दिन खरीदना चाहती हूँ। रीना की ये बात सुनकर उसके मम्मी पापा दंग रह गए। मनोज को समझ आ गया कि उसकी गलती क्या है। बताओ ना पापा। नहीं बेटा, मुझे इनकी जरूरत नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मनोज ने अपनी बेटी को हक किया और उसके आंसू पोंछे। रीना ये सुनकर बहुत खुश थी कि उसके पापा उसके साथ ही रहेंगे। अगले दिन रीना ने अपनी फैमिली के साथ
अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और अपने पापा के साथ केक भी काटा। पर इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ी बात समझाई। आज की इस बिजी दुनिया में जहाँ एक तरफ हम अपनों की खुशी के लिए मेहनत करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम उनसे उनकी खुशी छीनते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम विद योर फैमिलीज। ये कहानी है लीला की, जो सेठ लालचंद की इकलौती बेटी थी। सेठ लालचंद बहुत ही अमीर थे। उनके पास बहुत सारी जमीन, खेत खलियान और बंगले थे। सेठ लालचंद अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उसकी हर इच्छा पूरी करते। पिताजी, मुझे नए झुमके चाहिए। कल ले आऊंगा मेरी गुड़िया। यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की बेफिजूल की जिद भी पूरी करते थे। हमारे आम के बागान में वो जो बुढ़ा आदमी रहता है, उसकी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप उसे बदल दीजिए। सेठ लालचंद के इतने लाड से लीला बिगड़ चुकी थी। वो किसी के भी बेइज्जती कर देती थी। हाय, मर गया। आंखें नहीं है क्या? देखकर नहीं चल सकते? बेटा, गलती तुम्हारी थी। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। रमा, बताओ इन्हें कि इनकी गलती है। अरे रहने दो ना लीला, बुजुर्ग हैं, गलती हो गई होगी। एक दिन की बात है, लीला और उसकी दो सहेलियां नदी किनारे लगोरी खेल रही थीं। अब मेरी बारी। नहीं गिरा, अब मेरी बारी। जैसे ही रमा ने गेंद फेंकी, सारी चिप्पियां गिर गईं। मैं जीत गई, मैं जीत गई। नहीं, तुमने चीटिंग की है। अरे ये क्या बात हुई लीला? तभी लीला का ध्यान एक आम के पेड़ की ओर गया। लीला दौड़ती हुई उस आम के पेड़ के पास पहुंची। रमा, चल अब निशाना लगा। तीनों सहेलियां कैरियों को अपना निशाना बनाने लगीं। उन सभी ने कुछ कैरियां तोड़ लीं। रमा और जया वही कैरियां खाने लगी, लेकिन लीला और अधिक कैरियां तोड़ने लगी। अरे लीला, बहुत हो गया, अब खा भी लो। नहीं, हरगिज नहीं, मैं सारी कैरियां तोड़ के ही रहूंगी। सारी कैरियों की क्या जरूरत है? हम तो सिर्फ 3 ही लोग हैं ना, इतनी बहुत है। लीला ने अपनी सहेलियों की बात नहीं सुनी और वो फिर भी कैरियां तोड़ती रही। और फिर जादू हुआ और वो आम का पेड़ बोलने लगा। रुक जाओ लीला। लीला की दोनों सहेलियां घबरा गईं और कांपने लगीं। मैं आम का पेड़ हूँ। तुम कैसे बोल सकते हो? वो जरूरी नहीं है। तुम इतनी सारी कैरियाँ क्यों तोड़ रही हो? अपने लिए। क्यों, तुम इतनी सारी कैरियाँ खाओगी? नहीं, लेकिन मैं सबकी सब तोड़ के ही रहूंगी। क्यों? क्योंकि मैं लीला हूँ और मुझे जो चाहिए वो सब मैं हासिल कर ही लेती हूँ। इतनी सी उम्र में इतना घमंड अच्छा नहीं लीला। घमंड क्यों ना करूँ? मेरे पापा सेठ लालचंद हैं, इस गांव के सबसे अमीर इंसान। तुम ऐसे नहीं समझोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जादुई आम के पेड़ ने जादू किया और लीला की मूछें आ गईं। जब लीला अपनी सहेलियों की ओर घूमी, लीला, तेरी मूछें हैं। क्या? लीला ने अपनी मूछों को हाथ लगाया और चिल्लाने लगी। हाँ, अरे अरे, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। अब क्या हुआ? तुम तो सेठ लालचंद की बेटी हो ना, तो इस तरह भी क्यों मांग रही हो? मेरी भूल हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो। नहीं, हरगिज नहीं। अब जाओ अपने पिताजी को बुला लाओ, तभी तुम्हें माफी मिलेगी और इन मूंछों से आजादी। लीला ने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढका और अपनी सहेलियों के साथ गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में हवा से उसका दुपट्टा उड़ गया और गांव वाले लीला की मूंछें देखकर हंसने लगे। अरे ये क्या, मूंछों वाली औरत। गांव वालों की बातें सुनकर लीला को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो भागते हुए अपने घर गई। वहाँ उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई। फिर सेठ लालचंद उसके साथ निकल पड़े। सेठ लालचंद उस पेड़ के पास पहुँचे और भीख मांगने लगे। कृपया मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, वो ना समझ है।
ना समझ नहीं, घमंडी है और उसके घमंड के कारण तुम हो। अगर तुम लीला को सही परवरिश देते तो उसे दूसरों के प्रति सहनशीलता होती। लीला, कैसा लगा लोगों के मजाक का कारण बनकर? इतनी सी उम्र में तुम्हें इतना सारा घमंड है। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी पैसों का घमंड नहीं करूंगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दोनों बाप बेटी को अपने किए पर पछतावा था। ये देखकर जादुई पेड़ को उन पर दया आ गई। उसने वापस लीला को ठीक कर दिया। फिर पेड़ ने लीला को सीख देते हुए कहा, घमंड अच्छे अच्छों को ले डूबता है। तुम तो अभी बच्ची हो, घमंड से दूर रहो।